करें शुरू। नहीं यार, मैंने बताया ही नहीं तूने। है कोई करीब तो बता दो। पास पेपर निकालें, क्वेश्चन 19 IS 12। क्वेश्चन 18, पेज नंबर 409। बत्तियां क्यों गुल हो गई हैं? अच्छा, द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ उछाली लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। पॉज कर दो भाई, 1-2 मिनट वेट कर लें। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ उछाली लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। रिक्वायरमेंट: कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी / एसेट टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ओके, अच्छा ये क्या है माय डियर? ये क्या है, जल्दी से बताएं। बस कैरिंग अमाउंट्स दे दी ना उसने। इस सवाल बहुत थोड़े मार्क्स का आया था, वे ऐसे 10 नंबर का 15-16 मिनट में बच्चों ने करके फारग कर दिया था। ऐसे फारग सा सवाल है। और शायद थोड़ी देर बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचूं कि 2021 की पता नहीं शायद कोई एक फिगर भी मैं यूज़ ना कर पाऊं। अगर कहीं अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं देख लूँगा 21 की फिगर यूज़ करने की। वैसे उसने 22 की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी है मेरे से। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Control N. So this is a new sheet for you. So the deferred tax liability / asset as on 31 दिसंबर 2022. Well, the investment property is given, inventories are given, interest receivable, accumulated losses, accrued expenses. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट 1 में कवर हो रही हैं, इन्वेंट्रीज एडजस्टमेंट 2 में कवर हो रही हैं, इंटरेस्ट इनकम नंबर 3 में कवर हो रही है और एक्रूड एक्सपेंसेस नंबर 4 में कवर हो रहे हैं। ये अनयूज्ड लॉसेस और अकोमोलेटेड लॉसेस कुछ अलग चीज़ें हैं। अकोमोलेटेड लॉसेस मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो अनयूज्ड लॉसेस और अकोमोलेटेड लॉसेस को डिफरेंट चीज़ें। तो अच्छा, क्या ये जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की डिस्कशन है ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए है। सो डेट इज सॉर्ट ऑफ इक्विटी। तो इसलिए इसकी तो शायद हम डिस्कशन ना करें। ये असल में रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, बल्कि रिटेन्ड लॉस कहना ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। रिटेन्ड लॉसेज हैं, तो इसको तो हम कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। हाँ, एक एक एसेट लाइबिलिटी को देख लेंगे कि उसमें टैक्स वालों के अंदर और अकाउंटिंग वालों में क्या इख्तलाफ है। तो इसलिए रिटेन्ड अर्निंग्स को तो बस हम नहीं लेंगे। ये तो अकाउंटिंग वालों की रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ये जिसे रिटेन्ड लॉस कह सकते हैं। बहरहाल लेट आने वाले बड़े टाइम पे पहुँचे हैं। पहली एडजस्टमेंट मैं पढ़ने लगा हूँ। कीपिंग इन व्यू के सिर्फ 2022 की ये कैरिंग अमाउंट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। तो यूएल हैज़ ओनली, अब मैं ये नहीं कि इस फिगर को एज इट इज़ लिख लूँगा, पहले मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा फिर इस 420 को लिखूँगा, पता नहीं इसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो या मसला ना हो। यूएल हैज़ ओनली वन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच वॉज परचेज ड्यूरिंग 2022, ठीक है, 21 में है ही नहीं प्रॉपर्टी, एट अ कॉस्ट ऑफ 450 मिलियन। ये वन क्या लिखा हुआ है? यूएल हैज़ ओनली वन इन्वेस्टमेंट विच वॉज परचेज ड्यूरिंग 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 450 मिलियन। 450 मिलियन की ये हमने खरीदी है
द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 31 नवंबर 22 अमाउंटेड टू 610। फेयर वैल्यू 31 नवंबर 22 को 610 है। However, UL follows कॉस्ट मॉडल। तो ठीक है, फिर ये 450 की खरीदी है तो 420 की क्यों आ रही है किताबों में? 30 रुपये की डिडक्शन होगी, 30 रुपये की डिडक्शन होगी। अंडर टैक्स लॉस कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एट टाइम ऑफ सेल। इसका मतलब है टैक्स वाले फेयर वैल्यूज को नहीं मानते, और ये हमने IAS 16 में भी पढ़ा था कि टैक्स वाले एसेट्स को रीवैल्यू नहीं करते, याद आ रहा है ना? तो टैक्स वाले एसेट्स को रीवैल्यू नहीं करते, बल्कि इन पे कब टैक्स लगाएंगे? जब कभी ये इस मीन्स के ये लोग फेयर वैल्यू गेन लॉस को तो अकाउंटिंग वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जा रहे, टैक्स वाले भी फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जा रहे। वाइल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। ओह, टैक्स वाले कह रहे हैं हमें डेप्रिसिएट नहीं करने देना। यार मर्जी है तुम्हारी, ना करो फिर, ना करो फिर डेप्रिशिएट। 450 माइनस 0 450। सर बस ये करना था यार, यही करना था, मैं क्या करूं? सवाल ही फारक सा है। अब मैं जितनी मर्जी जान मार लूं, आपको क्या निकाल के दूं इस सवाल में से? कुछ है ही नहीं इसमें। करें नोट माय डियर। करंट टैक्स की वर्किंग अगर मेरे से कोई पूछेगा ना करंट टैक्स की, वो मैंने करवानी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से करंट टैक्स में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से 30 रुपए की उल्टाएंगे, और बोले ना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 30 रुपए की उल्टाएंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन 0 रुपए की रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट टैक्स की वर्किंग में इस तरह होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो 2 स्टूडेंट्स लेट हैं, एडजस्टमेंट 2 से अब करना शुरू करें चीज़ों को। तो डेट वॉज अ वेरी इजी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बाकी इंशाल्लाह डिफरेंसेस पे और टैक्स रेट पे आज अलग डिस्कशन है, वो ज़रा क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं करूँगा, इसलिए साथ साथ डिफरेंसेस निकालते रहें, वो आपकी मर्जी है। कितने? 30 TTD DTD आज बल्कि। अच्छा, ये कोई ऐसे परमानेंट डिफरेंस टाइप चीज़ तो नहीं है? टैक्स वालों ने कभी डेप्रिशिएट करना ही नहीं देना। हाथ खड़ा करके बताएं हम, ये परमानेंट डिफरेंस क्यों नहीं है? टैक्स वालों ने कभी डेप्रिशिएट करना ही नहीं देना और अकाउंटिंग वाले करेंगे, तो ये परमानेंट डिफरेंस। जी, जब कभी सेल होगी तो टैक्स वाले तब तो गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो वो गेन लॉस ओवरऑल पूरे सालों का इफेक्ट खुद ही खत्म हो जाने, तो इट इज यू कैन नॉट क्लासिफाई इट एज परमानेंट डिफरेंस। हो सकता है जब बिके तो बिल्कुल स्क्रैप के तौर पे बिके तो जीरो लॉस रिकॉर्ड, वो जीरो बुक वैल्यू हो, सारा का सारा, मिसाल के तौर पे सारा का सारा एसेट 450 पे पड़ा, सारा का सारा लॉस में ही चला जाए, तो उन्होंने डेप्रिशिएट किया होगा अकाउंटिंग वालों ने, टैक्स वाले इसको लॉस में डाल देंगे, तो बेचने के साल में इंशाल्लाह जी डिफरेंस खत्म हो जाना है। आगे चलें। इन्वेंट्रीज इंपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 660 मिलियन। 660 मिलियन की इन्वेंट्रीज इंपोर्ट की हैं, पाकिस्तान से खरीदी हैं, बाहर से मंगवाई हैं, जिसमें से 40% अनसोल्ड हैं। लगाएं जरा 40%। $264। अच्छा, ये क्या मसला है? ये क्या चक्कर है? नहीं, ओपनिंग तो कहना अजीब सी बात है, ये तो बोंगी मार रहे हैं आप, ये तो एज ऑन है। नहीं 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 नहीं, इसमें पड़ी हैं तो बाकी क्या है फिर? 840 में 264 पड़ी हैं इंपोर्टेड, तो बाकी लोकल हैं ऐसे। अब आई के अब ये ऑब्वियसली ये वो चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि सर आपको बताना चाहिए था क्लास में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अगर इंपोर्टेड हैं तो बाकी लोकल हैं। बाकी सवाल वाले ने 660 मुझे दिया, तो यार तुझे थोड़ा सा रहम करना चाहिए था, मेरी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट्स जाती हैं, परचेजेस नहीं जाती, तो शुक्र है तूने 660 का 40% लगवा दिया, वरना मैं दीवाने ने 660 ही ले जाना था कैरिंग अमाउंट में। तो अब अगर आपको बता दें कि परचेज है 660, उसमें से 40% स्टॉक है, तो बैलेंस शीट में क्या जाना है? स्टॉक। तो पहले 840 से 264 को ट्रीट कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज इंपोर्टेड और लोकल। इंपोर्टेड कितनी है? 264 है, और लोकल
बैलेंसिंग निकाल लें अगर निकालनी है तो। लोकल टोटल कितनी है 840 माइनस 264, नोट कर लो 5। और ये कैसे निकली है, कितन किसका, इंपोर्टेड और लोकल अलग हो गई। पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड इन्वेंट्री रिजल्टेड इन एक्सचेंज लॉस ऑफ 100। जब मैंने इंपोर्टेड इन्वेंट्रीज की पेमेंट की है तो मुझे लॉस आ गया 100 मिलियन का। अकाउंटिंग वालों ने ये लॉस कहाँ डाला होगा, इंपोर्टेड इन्वेंट्रीज तो कई सालों में हमने की थी। इन्वेंट्री फॉरेन करेंसी से, फॉरेन कंट्री से लाते थे, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट फॉरेन करेंसी में, तो पे होता था, तो पे होकर 100 का लॉस कहाँ डाला होगा अकाउंटिंग वालों ने, जल्दी बोले ना यार, कई दफा होता है ये P&L में डाला होगा। हाउएवर अंडर टैक्स लॉस द एक्सचेंज लॉसेज आर कंसिडर्ड एट पार्ट ऑफ। अब ये एडजस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है हमने पीपी के एतबार से क्लास में 2 दफ़ा की हुई है, इन्वेंट्री के एतबार से नहीं की हुई, तो एडजस्टमेंट तो नहीं बदलेगी, अल्लाह का शुक्र है, तो डिप्शन का मसला भी नहीं। अब फड्डा क्या आ गया है, अकाउंटिंग वालों ने ये कहाँ डाल दी होगी P&L में, और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं इसको कहाँ डालो, कॉस्ट में। तो अकाउंटिंग वालों की नज़र में तो डालने की जरूरत नहीं, अकाउंटिंग वालों की तो वैल्यू गिवन है, टैक्स वाले इसको इसकी कॉस्ट में डलवाना चाह रहे हैं। तो क्या करें, डू यू एग्री, डू यू एग्री, 100 रुपया डाल दो इधर, इंपोर्टेड वाली में डाल रहा हूं मैं डियर, प्लीज। एक्सलेंट, 364 ना करें मेरे भाई, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस आया वो टैक्स वालों की बैलेंस शीट में जाएगा। क्या टैक्स वालों की बैलेंस शीट में सारी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं या अनसोल्ड इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, तो ये 100 रुपए का जो लॉस आया है ये सारी इन्वेंट्रीज पे आया है या ये 100 रुपए का लॉस अनसोल्ड पे आया है, सारी भी इन्वेंट्री पे आया है। तो जब 660 के ऊपर ये लॉस आया 100 का, तो प्लीज, अच्छा आप कहेंगे बाकी कहां गया भाई, 660 का माइनस 264 भी कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया होगा क्योंकि स्टॉक बिक गया है, और 100 का 60%, 100 का 60%, समझ रहे हैं, 660 माइनस 264 भी कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता वो कॉस्ट ऑफ सेल होता है। और 100 का, असल में कहानी ये है कि ये टोटल ना 760 का है, ये टोटल 7। अब अगर आप 760 का 40% ले लें तो मेरी नजर में वो भी चलेगा, समझ रहे हैं बात, अगर आप 760 का 40% ले लें वो भी चलेगा, लेकिन मैं 760 का 40% नहीं दिलवा रहा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 100 का क्या ले लें और उसको किस में ऐड कर दें, 264 में। तो कहीं वर्किंग में नीचे जाके, या अगर जगह इधर बन रही है, 264 प्लस 40 कितना, 304। इधर देखें वो जो फिक्रा था, टैक्स अथॉरिटीज कंसिडर एक्सचेंज लॉस एज अ पार्ट ऑफ cost. However, as per accounting rules, the exchange loss is recorded in P&L. Therefore, balance sheet will show 264. Any confusion? अच्छा, लोकल में बताएं, एक्सचेंज लॉस आया होगा। अच्छा, लोकल में एनआरवी लॉस वाला मसला आ सकता है। अगर सवाल कहे कि एनआरवी लॉस अलाउड नहीं है तो फिर हो सकता है इन्होंने एनआरवी पे शो की हो, ये लोग कॉस्ट पे शो करना चाह रहे हो। अब क्या करें, डेटा अवेलेबल नहीं है तो क्या करें फिर, एक्सेलेंट, बस यही, जो दोनों कॉस्ट पे शो करें, अकाउंटिंग वाला भी कॉस्ट पे, एनआरवी का तो डाटा नहीं है, और एनआरवी का वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, एनआरवी में बताया करेगा कि टैक्स वाले एनआरवी लॉस को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मूव नेक्स्ट। देखिए ना मेडियर होता कैसे है, होता ये है
कि 660 प्लस 100, 760 मैंने इंपोर्ट की हैं, तो अकाउंटिंग वालों की नज़र में ये कॉस्ट होगी, टैक्स वालों की नज़र में ये कॉस्ट होगी। इसका 60% चला गया होगा कॉस्ट ऑफ सेल में और इसका 40% चला गया होगा क्लोजिंग स्टॉक में। तो 760 का 40% ले लें, मेरे ख्याल से यही आ रहा होगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग वाले इस पे रखना चाह रहे हैं, टैक्स वाले इस पे रखना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पूरा स्टॉक है ना, तो फिर क्लोजिंग ही जाएगा बैलेंस शीट में। जिस किस्म की एडजस्टमेंट थी। रूल नंबर कौन सा लगेगा? रूल नंबर ये कैरिंग अमाउंट इज लेस, तो ये भी क्या हो जाएगा? DTD कितना? यार असल में आपको बताया था, लॉजिक पे सोचने तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 264 कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे, टैक्स वाले फ्यूचर में 304 कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे। तो जब टैक्स वाले फ्यूचर में 304 कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे तो टैक्स वालों का खर्चा बढ़ जाएगा, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। बाकी अकाउंटिंग वालों ने इस साल डाल ली एक्सचेंज लॉस के नाम से, बाकी अकाउंटिंग वालों ने इस साल डाल ली एक्सचेंज लॉस के नाम से। ओके नेक्स्ट। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर 2022 अमाउंटेड टू 120 मिलियन। टी कौन बना लेते हैं ना, वर्किंग इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर 2022 अमाउंटेड टू 120 मिलियन। यार आप लोग खुद बनाए टी अकाउंट, पॉज करना। अच्छा एक मिनट में ये अकाउंट बना लो, फिर आपका सवाल लेता हूँ। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज 120, ये साइड है ना P&L 120, ऑफ विच 65 वॉज रिसीवेबल होने कहते हैं। पागल है, हमें रिसीवेबल पता था, दीवाना है यार तू, फिक्रें दे दे के मैं मारा है। क्लोजिंग रिसीवेबल तूने खुद दिया हुआ है कितना? 65। ड्रामे तूने ओपनिंग रिसीवेबल भी दिया हुआ है 80। 130, 125। अच्छा अंडर टैक्स लॉस इंटरेस्ट इनकम वॉज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस इन पिछला साल, पिछले साल तक लड़ लो, तुसी लड़ लो सही कह रहे हैं। अंडर टैक्स लॉस इंटरेस्ट इनकम वॉज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस इन 2021 तक हम और तुम एक ही थे, लेकिन 1 जनवरी 22 से ये अनाउंस हो गया कि आज के बाद कौन सी अकाउंटिंग यूज होगी? कैश अकाउंटिंग यूज होगी या एक्रूअल? प्लीज माय डियर लीव इट, करंट टैक्स की वर्किंग नहीं करनी मैंने, और मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए। कैरिंग अमाउंट बताएं क्या है? 65 एंड टैक्स बेस 0, बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग। पिछले साल की वर्किंग करनी होती तब एक्रूवल चल रही थी, लेकिन अगर इस साल की वर्किंग करनी है तो अब बोले ना जल्दी, कैश चल रही है, तो बस खत्म, ऊपर वाली कहानी छोड़े। हम कौन सी करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं? इंटरेस्ट नहीं, इनकम तो नहीं, प्लीज, बैलेंस शीट बन रही है। रिसीवेबल कितना? सॉरी टैक्सेबल, ये रिसीवेबल अगले साल 0 कहां से? ये रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा, तो टैक्स वाले कहेंगे अब इनकम में डाल दो, तो टैक्सेबल इन फ्यूचर TTD। नेक्स्ट, accrued expenses include penalties payable 42, इसमें पेनल्टीज पेबल पड़ी हैं 42, और पिछले साल कितनी थी? 6। मुझे पिछले साल की इसमें ये चाहिए नहीं। ड्यूरिंग द ईयर यू विल ऑल्सो पेड पेनल्टीज ऑफ 56, इस साल पे की हैं 56। फायदा कोई नहीं होना इस अकाउंट के बनाने का, लेकिन मैं आपको बना देता हूं। पेनल्टी एक्सपेंस, ओपनिंग पेबल 6, क्लोजिंग पेबल 42।
पेड कितनी है, इधर आता है ना कैश 56, और खर्चे में कितनी गई होंगी 92। ओके, नाउ सवाल पढ़ें। अंडर टैक्स लॉस पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल। सबर शुक्र अजीब, अजीब बस छोड़ें इसको फिलहाल, इसको छोड़ें। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट 42। व्हाट इज टैक्स बेस, एक्सेलेंट 42 लेनी है, जीरो नहीं लेनी। वो याद रखें क्वेश्चन उधर दिया हुआ है एक्रूवल कैश का, वहां लिखा हुआ है कि जबरदस्ती टैक्स बेस बराबर लेनी है। अगर जीरो ली तो टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा ना, तो ये तो परमानेंट डिफरेंस है। तो मैंने एक दिन लिखवाया था एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल और डिडक्शन पेएबल, सॉरी डिडक्शन नॉट अलाउड पेएबल अगर हो तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को क्या लेंगे, बराबर लेंगे। लेकिन बाकी लाइबिलिटीज का भी कुछ करना है, वो मैं भी देखता हूं। पहले 42 का तो कर लेना। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है पेएबल, इसमें एक है पेनल्टी पेएबल, कैरिंग अमाउंट, एंड दिस वन इज 42। टोटल है कितनी -42। अदर एक्रूड एक्सपेंसेस या रिमेनिंग एक्रूड एक्सपेंसेस, जो भी आपको पसंद आए लफ्ज, टोटल माइनस इनके साथ क्या करना है। अब देखना पड़ेगा कि बाकी खर्चों के बारे में टैक्स वाले क्या एज्यूम कर रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस अलाउड ऑन, तो फिर कौन सी अकाउंटिंग है ये पेएबल जब कभी पे होगा डिडक्ट करने की जाता है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो रूल नंबर पता नहीं 3 है मेरे ख्याल से। फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज सवाल पूछ रहा हूं, करंट टैक्स में क्या रिवर्स होगा पेनल्टी। नहीं यार, पहली तो बात है पेनल्टी में कैश या एक्रूवल का चक्कर ही कोई नहीं ना। पेनल्टी बस जितने खर्चों में गई होगी टैक्स वाले कहेंगे ये नॉट अलाउड है, तो मुझे तो 92 ऐड करके कोई 56 माइनस नहीं करनी पेपर में कि 92 उल्टा के 56 माइनस कर लो। मुझे तो बस ये लग रहा है कि 92 को करंट टैक्स में रिवर्स कर देंगे और इसी को रिकॉन्सिलिएशन में ले जाएंगे। पर 92 का चक्कर है, अब इसमें कैश और एक्रूवल अकाउंटिंग का तो चक्कर ही नहीं, क्योंकि ये पेनल्टी सिरे से ही क्या है, नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड क्या होगी, जो पे हुई या जो P&L में गई। मेरे ख्याल से तो पूरा 92 उल्टाना पड़ेगा। 92 उल्टा के बाकी 56 माइनस करना नहीं करना ये आप मुझे बता दें। मेरे ख्याल से 92 तो उल्टा दें कम से कम, बाकी फिर 56 माइनस करने की कोई तुक नहीं है। यानी कि 92 उल्टा के 56 माइनस कर लो, इसका मतलब ये तो अलाउड हो गई। तो अलाउड तो ये नहीं है, तो लिख लें करंट टैक्स में ये रिवर्स हो जाएगा, यही नोट में चला जाएगा 92। बाकी कोई ग्रेचुटी अकाउंट तो है नहीं कि खर्चा उल्टा के पेमेंट्स माइनस हो रही हों। ओके आगे चलें जी। यूएल हैज अनयूज्ड लॉसेस ऑफ 550 मिलियन एज ऑन 31 दिसंबर 22। तो सॉर्ट ऑफ ये है अच्छा, एजॉन का मतलब शायद ये है कि कोई पुराने लॉसेस भी होंगे, इस साल भी लॉस आ गया होगा। मिसाल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करें पिछले साल लॉस था 100,
इस साल लॉस आया 450, तो पुराना लॉस डाल के एज ऑन लॉसेस टाइप चीज़ लिखा हुआ है, तो फॉर द ईयर शायद लिखा होता तो इसी साल का लॉस होता, लेकिन एज ऑन है। एज ऑन का मतलब है शायद पहले से भी कोई लॉसेस चले आ रहे होंगे, हमारे साल और लॉस हो गया होगा, तो मुझे तो एज ऑन ही चाहिए होता है जो बैलेंस शीट में मैंने लेके जाना होता है। तो एज ऑन लॉस 550 है, ये इस टाइप की चीज़ है। तो एक तो ये है कि मैं इसको ले जाऊं 2022 की डेफर टैक्स की वर्किंग में, बिल्कुल मैंने लेके जाना है। ये 2022 की डेफर टैक्स की वर्किंग में जाएगा, और 2023 में अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि 2023 में कोई अच्छे प्रॉफिट आएंगे 600, उसमें से मैं ये माइनस 550 इंशाल्लाह कर लूँगा। ठीक है, तो मैं अभी अच्छी बात ही सोचता हूँ, अनलेस के सवाल में आगे कुछ लिखा हो वो फिर और बात है। देख लेते हैं, शायद 0.6। पहले तो ये बता दें कि ये समझ आ गई कि ये 550 है क्या। ये जो ये ना कहिएगा सर करंट टैक्स की वर्किंग फॉर द ईयर होती है, इसमें कैसे एज ऑन आता है। भाई ये तो कई क्लासों में आपको बताया कि लॉस फॉर द ईयर पिछले साल का था, फिर इस साल भी लॉस फॉर द ईयर आ गया, तो लॉस एज ऑन करंट टैक्स की वर्किंग में नजर आने लग जाते हैं। मैं क्या करूं, ये लॉस एज ऑन टाइप चीज है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर 3 years सफिशिएंट प्रॉफिट्स विल बी अर्न्ड टू यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ अनयूज लॉसेस। ये उम्मीद की जा रही है कि इतने प्रॉफिट्स आ जाने हैं 3 सालों बाद, 3 साल तक नहीं आने, 3 सालों बाद इतने प्रॉफिट आ जाने, अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह ये माइनस हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। अब क्या करें, तो 3 सालों बाद आने हैं, बताएं ना क्या करें। अब मैंने आपको कहा था 1000 सालों बाद भी आए तो कोई मसला नहीं, बस आने तो है ना प्रॉफिट। तो कभी ना कभी ये सवारियां किसी ना किसी बस में तो बैठेंगी, 3 साल तक बस नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं, चौथे साल बस आ जाएगी तब बैठ जाएंगी। और इस सवाल में ना डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कहते हैं उनको इंशाल्लाह डिडक्ट करने के लिए भी फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट आ रहे हैं, आप परेशान ना हो। अनयूज लॉसेस को भी माइनस करने के लिए काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, और डिडक्टेबल को डिडक्ट करने के लिए भी फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट आने हैं। बस 3 साल ज़रा सब्र कर लेना, 3 साल शायद और लॉसेज आते रहे, 3 साल बाद जब ओनर मर जाने, ओनर के बेटों ने बिजनेस संभाल रहा है, तो फिर देखना क्या लुटूं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं पता नहीं क्या इसका 3 साल बाद क्या नज़र आ रहा है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बड़ा दूर की सोच है इसकी। बहरहाल है तो है, इट इज़ एक्सपेक्टेड एट आफ्टर 3 years लुट मचने वाली है, तो ठीक है इंशाल्लाह लुट मचेगी तो फिर ये माइनस होगा। तो 550 पूरे को ले जाऊं, क्लास ली थी ना सुबह वाली, 550 पूरे को ले जाऊं या कुछ हल्का फुल्का ले जाऊं, तो पूरे को ले जाऊं 550 को। ये 22 की डेफर टैक्स की वर्किंग में जाएगा, और फिर 23 में माइनस करने की कोशिश करेंगे अगर कोई लॉस आ गया, सॉरी प्रॉफिट आ गया अनयूज्ड। कितना, इस पे रेट मैं नहीं लगा रहा माय डियर, क्योंकि रेट की डिस्कशन अलग है। चलें जी, एप्लीकेबल रेट्स आर एज फॉलोज। जी हमारे साल और इससे पहले इंटरेस्ट का रेट था 15%, लेकिन अगले साल और उससे अगले सालों में रेट 20% है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें हमारे साल पता चल गया है। कहते हैं हमारे साल खड़े होके हमें पता चल गया, इनएक्टेड बिफोर 31 दिसंबर 22, हमारे साल खड़े होकर हमें पता चल गया कि अगले सालों में रेट 20% होने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड एसेट्स शैल बी रिकॉर्डेड पास पेपर का क्वेश्चन 9 था, जिसमें पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज मस्ट बी मेजर्ड एट द रेट्स डेट आर, जल्दी बोलें, डेट आर एक्सपेक्टेड टू apply to the period when the asset is realized based on rates that have been enacted
बाय द एंड ऑफ, अगर हमारे साल कोई रेट अगले साल का पता चल जाए, आपको पता है कि आपने जो है वो पिज्जा कल खरीदना है और आपको पता है कि आज पिज्जा जो है 500 रुपए का और कल 600 रुपए का, और आपको पता है कि आपने खरीदना ही कल है क्योंकि मेहमान कल आने हैं, अभी मंगवा के फ्रिज में रखेंगे, उनको पेश करेंगे उन्होंने, अब ऑब्वियसली आप कितने पैसे अरेंज करके रखेंगे? आपको आज खड़े होकर अगर कल का रेट पता चल गया तो आप 600 ही अरेंज करके रखेंगे। तो बेस्ड ऑन सिंपल लॉजिक ये बता रहा है। कॉलेज वालों ने कहा कि जो आधे घंटे के अंदर आ जाएगा वो 10,000 फीस ले आए, जो आधे घंटे के बाद आएगा उसके लिए 12,000 फीस है। अब आपको पता है कि मुझे मेरे शहर से आते आते ही 3 घंटे लग जाने हैं, तो अब 12,000 लेके आए, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सादा सी बात है इसमें। इसलिए तो एक शर्त लिखी हुई है कि अगर आपको वो रेट पता चल गया हमारे साल के एंड पे तो फिर आप वो यूज करें। अब मेरे ख्याल से मेरा जो है वो रिसीवेबल रिसीव होने अगले साल, और रिसीव होने पे टैक्स बेस जीरो का मतलब ही ये है कि वो कैश अकाउंटिंग यूज करें टैक्स वाले। तो टैक्स वाले कह रहे हैं जब ये अगले साल मिलेगा तब टैक्स देना। अगले साल का रेट क्या है जी बोलें? $13। आगे चलें। भाई जैसा भी सवाल आ जाए इंशाल्लाह आधा बंदा कर ही सकता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 70-80% भी हो जाते हैं, ये एक बड़ा गुड पॉइंट होता है पेपर में। तो इंशाल्लाह चीज़ें बंदा कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे साल जनरल टैक्स रेट है 25%, पहले भी यही था वैसे। 2023 और ऑनवर्ड्स रेट हो गया है 30%। जनरल टैक्स रेट हमें हमारे साल खड़े होकर पता चल गया कि अगले सालों में क्या है। इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर क्लासेस, इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे साल खड़े होके अगले सालों का जनरल टैक्स रेट हमें पता चल गया क्या है। आप मुझे बता दें, जब मैं कभी भी ये चीजें फ्यूचर में डिडक्ट करूंगा, या जब भी फ्यूचर में मैंने टीटीडी वाली चीजें, टीटीडी वाली मेरी है ही कोई नहीं, सारी डीटीडी वाली हैं, जब भी ये मैं फ्यूचर में डिडक्ट करूंगा चीजें, तो जो भी मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा उस पे रेट क्या लगेगा? तो अब मेरे भाई यही लाइन पढ़ेंगे हम, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड एसेट्स मस्ट बी मेजर्ड एट द रेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई। आज पहली दफा हमें पता चला कि हमें हमारे साल खड़े होकर अगले सालों का जनरल टैक्स रेट भी पता चल सकता है। क्या करूं अब ऑब्वियसली ये चीजें जब फ्यूचर में डिडक्ट होनी है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब ये खर्चे पे होने हैं अगले सालों में, तो जब वो पे होंगे तो अगले साल की करंट टैक्स की वर्किंग में माइनस होंगे ना। जब अगले साल की करंट टैक्स की वर्किंग में माइनस होंगे तो अगले साल तो रेट बदल चुका होगा, तो वो अगले साल का रेट लगेगा। अब जाहिर बात है अगर मुझे ये बात पता चल गई तो ये भी मैं बदलूं। आज तक मुझे इंटरेस्ट और डिविडेंड और कमीशन का अगले सालों का रेट पता चलता था, आज मुझे सारी इनकम्स का अगले साल का रेट पता चल गया, तो बस ठीक है। सर ये क्या हो रहा है, आज हमारे साल का रेट ही हमारे साल यूज नहीं हो रहा, नहीं यूज हो रहा, कोई मसला नहीं, रेट अगले साल का यूज कराएं। बोले अभी इससे अच्छा सवाल आपको कराने लगा हूं, क्योंकि अगले सवाल में भी यही फड्डा है। हमारे साल खड़े होके अगले साल का टैक्स रेट पता चल रहा है और करंट टैक्स की वर्किंग और रिकॉन भी मांगी हुई है, वो सवाल सबसे ज्यादा मजे का है, तो वो सवाल अब आपको कराने लगा हूं। फिलहाल डेफर टैक्स की वर्किंग इसलिए पहले करा दी कि ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। डेफर करके आई एम श्योर कि मैंने अगले साल के रेट ही लगेंगे। ये डिडक्शंस कब डिडक्ट होनी है? अगले सालों में, अगले साल तो ना बोला करें। ये डिडक्शंस कब डिडक्ट होनी है? उस वक्त के रेट मुझे अभी पता चल गए हैं। अगर पता ना चले होते ना, अगर यार ये क्यों इधर चला जाता है, इसको बंद करें फिर। अगर मुझे पता ना चले होते और इधर कोई इस किस्म की लाइन लिखी होती कि मुझे पता ही बाद में चले हैं, वो फिर और बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता, तो जब मुझे पता चल गए हैं तो अल्लाह का शुक्र है,
अगले साल के पिज़्ज़े का रेट अभी पता चल गया तो अभी अब्बू से तो नहीं पैसे लेके रख लूँ, क्योंकि मैंने तो खाना ही अगले साल है, अभी खा के क्या करना है। रेट कितना है? 30%। बस जी ये सवाल मेरी तरफ से ओवर हुआ, इसकी टोटल्स वगैरह आप खुद कर लीजिएगा, बस बड़ा बड़ा करके 30% हर जगह लिख लें। इनटू, अच्छा ये अनयूज लॉसेज जब अगले साल यूज होंगे तो अगले साल भी 30% रेट क्या होगा, इंटू 30%। मैं टोटल खुद कर लीजिएगा। तस्वीर ले लें, जो मर्जी कर लें, बस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निकालें, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा 14 हमारा सवाल किस साल के? 2019 की तो डेफर टैक्स की वर्किंग मांगी है ना, वो तो ओपनिंग वाली हम कर देते होते हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग वाली वर्किंग अलग अलग कर लेंगे, तो डेफर टैक्स की मांगी है। हमारा साल 2020 के। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% फॉर 2020 एंड प्रायर ईयर्स। 2020 और प्रायर ईयर्स का रेट कितना है? हाउएवर दिस रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय फॉर 2021। अगले सालों का बिल्कुल एज इट इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 18, कोई डिफरेंस नहीं, और इनैक्ट भी हो गया हमारे साल ही, यानी हमें हमारे साल खड़े होकर पता चल गया कि अगले साल का रेट क्या है। आप बताएं, हम जब 31 दिसंबर 20 को डेफर टैक्स की वर्किंग कर रहे होंगे, अभी भी की थी ना, तो डेफर करके जो 21 में चीजों पे टैक्स देने, वो क्या हमने 35% देना होगा या 30% देना होगा? 30% देना होगा। चलें, ये तो इंशाल्लाह एक अच्छी एडजस्टमेंट रिवाइज हो जाएगी। तो बाकी ये सवाल की तकरीबन मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट्स क्लास में करवाई हुई हैं, बाकी जल्दी जल्दी कर लें। अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएं। 15 ईयर क्या नाम रखना है? करंट टैक्स। जल्दी जल्दी बस करें यार। प्रॉफिट बताएं। 50। Accounting amortization exceeded the tax amortization by 20. Accounting amortization exceeded the tax amortization by पिछले साल की रहने दें, पिछले साल की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ लोग टी अकाउंट में जाके चेक कर लीजिएगा, पिछले साल की जरूरत नहीं है डाल के। एज ऑन 31/12/20। ओह, आमतौर पे सवाल में बीडी देता था, आज ने सीडी दे दिया। एज ऑन 31/12/20 कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल्स एक्सीडेड देयर टैक्स बेस बाय 145। कैरिंग वैल्यू एक्सीडेड देयर टैक्स बेस बाय, ओहो सॉरी यार, सॉरी, ये तो बताना था ना, सॉरी बोला करें ना, कैरी डाउन। ओके थैंक यू, लेकिन बोल के रुकवाना भी था। डन। अच्छा जी, आप बताएं बीडी को बैलेंसिंग निकाल लूं या वो जो 19 है उस 12 है उसको भी कहीं डालूं? ये नहीं यार, ये तो पिछले साल की अमोर्टाइजेशन है, ये तो पिछले साल की अमोर्टाइजेशन है। मैं फिलहाल अकाउंट किस साल का बना रहा हूं? 2020 का। मुझे पता है मैंने डेफर टैक्स की वर्किंग करनी है, लेकिन यहीं से मुझे 31/12/20 का भी पता चल जाएगा, यहीं से 31/12/19 का भी पता चल जाएगा। तो वो उसने परेशान करने के लिए 19 दिया है। पिछले सवाल में तो पूरे साल, पिछला सवाल जो भी किया क्वेश्चन 18, वो तो पिछले साल की पूरी बैलेंस शीट निकाल के दे दी थी उसने हमें, वो किसी काम की नहीं थी। तो ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग निकाल लें। 160 पीपी तो नहीं, इंटेंजिबल 160। इस 165 में से अगर आप वो 19 करें तो फिर ये 31/12/18 तक आप पहुंच जाएंगे, जो मुझे चाहिए नहीं।
मुझे डेफर टैक्स की वर्किंग 31/12/20 की चाहिए और 31/12/19 की चाहिए। इधर वो जो 19 रुपए हैं वो डाल के बैकवर्ड जा सकते, 12 रुपए मादरत डाल के बैकवर्ड जा सकते हैं, लेकिन उसका क्या करना है जी, ब्रॉट डाउन। तो अल्लाह का शुक्र है बीबीज नेगेटिव नहीं गई, इसलिए कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन उल्टा दें। हाँ जी 20 और टैक्स वालों की माइनस कर दें अमोर्टाइजेशन। इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, बेशक ना लेस कीजिएगा 0। बाकी कैरिंग अमाउंट ले लें 145 और 0, लेकिन 2 सालों की वर्किंग करनी है। ओपनिंग ले लें 165 और 0, 165 और 0, 145 और 0। ये तो बस छोड़े पड़े अब जी। ये रिक्वायरमेंट नंबर बी है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/19, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/20, इंटेंजिबल एसेट्स जी 165 और 0, 1 ML incurred एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 12, पहले उधर ही रखो कैमरा, या ये नोट करें। ML इनकर्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 12, अकाउंटिंग उन्होंने कहाँ डाली होगी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट? एक्सपेंस में डाली होगी। वैसे टैक्स वाले कह रहे हैं इसको 3 साल में ना आहिस्ता आहिस्ता माइनस कर लो। कौन सी एडजस्टमेंट है भालू? यानी ये अजीब सी एडजस्टमेंट है, ऐसी चीज़ जिसको हम हमेशा खर्चा कहते हैं उन्होंने एसर बना दिया। तो ये ज़रा पहले लिख लें, ये आसान है। एडवर्टाइजमेंट पिछले साल तो नहीं है? हाँ, पिछले 2020 की कहानी है ना, 20, 21 और 22, और हमारे साल कौन से हैं? 19 और 20। तो इसलिए 19 का अल्लाह का शुक्र है कोई चक्कर ही नहीं। तो शुरू कहां से करें? एडवर्टाइजमेंट एसेट टाइप चीज है। टैक्स वालों की नजर में, अकाउंटिंग वालों की नजर में उन्होंने खर्चे में डाल दी होगी, और टैक्स वाले 12 माइनस 1/3, 12 माइनस 4, 8। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला होगा? अकाउंटिंग वाले हमेशा अकाउंटिंग वालों की एडवर्टाइजमेंट खर्चे में डालते हैं, इसको अमोर्टाइजेशन ही कहते हैं। टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन 4। नेक्स्ट। अच्छा, पेपर में ना इसमें इधर ही कर दीजिएगा 12 डिवाइड बाई 3, फिर एग्जामिनर को पता चल जाएगा 4 कहां से आया। हमारे साल 10 मिलियन की एंटरटेनमेंट डिसअलाउ हो गई है। परमानेंट डिफरेंस आएगा इसका। 10,000 रुपए की क्या है? एंटरटेनमेंट। इसको नोट में लेके जाना है। क्या हुआ? अच्छा, ओ सॉरी, 2018 तो भाई 2 साल पुरानी बात है। हमारे साल की तो एंटरटेनमेंट कितनी है? 7। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? ड्यूरिंग 2000
इंटरटेनमेंट ऑफ 18 इज डिसअलाउड, ये कौन सी एडजस्टमेंट आपको लग रही है? ड्यूरिंग 20 इंटरटेनमेंट ऑफ 18 इज डिसअलाउड प्रायर ईयर। आगे ये तो नहीं लिखा हुआ एंड वी हैव डिसाइडेड टू फाइल एन अपील अगेंस्ट दिस। अगर ये लिखा होता तो फिर इसको इग्नोर कर देते, एक्सेलेंट। अभी हमने अपील करने का नहीं सोचा, तो व्हाट डज इट मीन? हम इसको मान रहे हैं, इसकी एंट्री कर लें, फिर इसको पेंडिंग लिख जाते हैं, इंशाल्लाह एंड पे नोट बनाते हुए इसको देख लेंगे। इसकी एंट्री सीटी प्रायर डेबिट और सीटीपी। अच्छा, इसमें अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं, 18 का रेट ही देखना पड़ेगा। 18 का रेट कितना है इसमें? 18 का रेट यूज होगा प्लीज, क्योंकि जो बहुत पुरानी कहानी है, ये ऐसी कोई बात नहीं है हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चला, ये ऐसी कोई बात नहीं है। 18 में रेट अल्लाह का शुक्र है 35 था, वो 35 ही यूज होगा। अमाउंट बताएं। मैंने खर्चा बढ़ाया क्यों है? डिसअलाउड अगर करंट टैक्स में जाता तो ऐड होता, ऐड होता तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ता, टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ता तो टैक्स बढ़ने की एंट्री सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। वैसे आमतौर पे मैंने कहा था गवर्नमेंट ये कैश में ही ले लेती है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी। अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कितना? इसको नोट में दो जगह ले जाएंगे, ऊपर भी और रिकॉन में भी। आज थोड़ा सा मैं नोट का फॉर्मेट बदलूंगा, हल्का सा एक दो लाइन ऊपर नीचे करूंगा। आई के उस पैटर्न पे आ रहा है तो बेहतर है हम भी उसी पैटर्न पे आ जाएं। वो फॉर्मेट देख लें क्या मैं बदलूंगा। अभी तक हम ऐसे करते थे, है ना, ऐसे ही अभी तक हम ऐसे करते थे। तो आई कैप जो है वो इसको ज़रा इन दोनों के दरमियान में ला रहा है, तो ये हल्का सा मैं फॉर्मेट बदलूंगा। मेरी किताब में तो नहीं बदला होगा, लेकिन वॉल्यूम 2 में मैंने जहाँ जहाँ ये आया है वहाँ इसको इंश्योर कर लिया है। तो इस सिटी प्रायर को इन दोनों के दरमियान में ले आएंगे। थोड़ा सा हम नीचे लाते थे, लेकिन नीचे रिकॉन में कोई मसला नहीं, रिकॉन में तो जहाँ भी जगह में ले डाल देते हैं। तो हम सीटी डीटी लिख के फिर नई लाइन डालते थे, बेहतर है इन दोनों के दरमियान सीटी आ जाए। अच्छा, प्रोविजन फॉर वारंटी एज एट 31 दिसंबर 2020 वॉज 23। अच्छा, ये कौन सी है? ये फॉर द ईयर या ये एज एट है? माय डियर, जब एज एट के साथ ब्रैकेट में लिखी हुई है तो फिर ये कैरी डाउन है और ये ब्रॉड डाउन है। टैक्स वाले वारंटी को माइनस करने देंगे जब कभी क्या होगी? पे होगी। वर्किंग नंबर फोर, प्रोविजन फॉर वारंटी। पहली दफा पास पेपर क्वेश्चन 10 में किया था, लेकिन वो तो बहुत हाई लेवल की एडजस्टमेंट थी, 1 साल की वारंटी और पता नहीं क्या क्या स्टोरियां थी उसमें। ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन 23। अब खर्चा और पेमेंट में से एक चीज देनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खर्चा और पेमेंट में से कोई चीज ना भी दे तो नेट करके जवाब जो भी आएगा उस पर गुजारा चला लेंगे। खर्चा और पेमेंट अलग से देनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हो सकता कि खर्चा और पेमेंट हुई ना हो, लेकिन नेट करके निकल आएगी, कोई मसला नहीं। जी बोलें, खर्चा या पेमेंट? खर्चा जी। अब प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट की तरह इसको उल्टा के इसे माइनस कर दें, कैरिंग अमाउंट नजर आएगी और टैक्स बेस 0 होगी। ये मुराकबे से उठाएंगे। अच्छा जी, वारंटी उल्टा दें कितनी और लेस कर दें 0, छोड़ें लेस क्या करना। और प्रोविजन फॉर वारंटी ना माय डियर, खुदा का खौफ करें, 18। छोटी छोटी गलतियां तो ना करें, गलती करे तो मतलब बड़ी गलती करे। सवाल में जिंदगी में नहीं। ये सवाल आधा को हो गया होगा दिसंबर ऑटम 2021 वालों से। क्या है इससे कुछ भी नहीं फारक। ड्यूरिंग द ईयर ML recorded dividend income of 6, वर्किंग नंबर 5। मैं इसलिए इधर कर रहा हूं कि वो ना साथ साथ आपको स्टेटमेंट में इंग्लिश की दिखानी है।
P&L इधर आता है मेरे ख्याल से। ये एडजस्टमेंट करवाई थी आपको 3-4 दिन पहले जब आप घरों में थे और मैं कॉलेज में था और मैं रो रहा था कि आप घरों में। अच्छा, आउट ऑफ विच 2 वाज नॉट रिसीव टिल 31 दिसंबर 2020। क्लोजिंग रिसीवेबल, कैश, ये ना पढ़ा करें पहले अंडर टैक्स लॉस, पहले टी अकाउंट पूरा बना लिया करें। अंडर टैक्स लॉस डिविडेंड इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड। टैक्स वाले कहते हैं कि डिविडेंड पे टैक्स लगेगा जब ये क्या होगा, रिसीव होगा। आगे छोड़ेंगे डिविडेंड पे टैक्स। अब वो एडजस्टमेंट बड़े मजे की है, इसमें ना दोनों चीजें आ रही हैं, कैश भी आ रहा है, P&L भी आ रहा है, इसमें जरा एंजॉय करेंगे। डिविडेंड पे टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। तो हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट। इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग देन रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड रिसीट। रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड, नहीं ठहर जाए जरा, रिकॉर्ड रिसीट। एंड पहले इजी मार्क्स लें, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, हाउएवर टैक्स बेस विल बी 0। यहां तक नोट करें, फिर एक मसला हो गया वो मैं आगे पढ़ के बताता हूं उसका क्या करना है। Whenever there is cash accounting, reverse income, record receipt, carrying amount will appear, tax base will be 0. अच्छा यार, अब मसला ये हो गया है कि अगर डिविडेंड को इधर पड़ा रहने दिया ना 4 रुपए को, तो 4 रुपए पे जनरल टैक्स रेट लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा मसला है, अगर 4 रुपए को इधर पड़ा रहने दिया इस पे जनरल टैक्स रेट लग जाएगा। तो देखें डिविडेंड पे टैक्स रेट क्या है, ये 15% कब है, कुछ तो हमारे साथ लगना है ना, 4 रुपए पे तो हमारे साथ लगना है, और 2 रुपए पे बताएं ना, जब कभी रिसीव होगा तब लगेगा। रिसीव कब होगा, अगले साल। तो अल्लाह का शुक्र है जो नीचे रेट्स हैं ये डिविडेंड के नहीं है, इसलिए यहां ना जाएं। ब्रैकेट में बड़ा बड़ा उसने आप ही के लिए लिखा है कि रेट डिविडेंड के नहीं है, डिविडेंड के रेट कहते हैं कहीं और जाओ। मुझे तो फिर लग रहा है कि इस साल भी डिविडेंड का रेट 15 है, अगले सालों में भी 15 ही होगा। अभी एक सवाल बोंगा सा किया था जिसमें इस साल इंटरेस्ट इनकम का रेट कुछ और था, अगले सालों में इंटरेस्ट इनकम का रेट कुछ और था, लेकिन इस साल में तो अल्लाह का शुक्र है मुझे लग रहा है कि हर साल ही रेट 15% है, अनलेस के लॉ मेकर कुछ बता दे सवाल वाला के बदल रहे रेट। तो मेरे ख्याल से रिसीव वाले को भी 15% पे चार्ज कर दें और रिसीवेबल वाले को भी 15% पे चार्ज कर दें। लेकिन अगर मैंने इस 4 को इधर पड़ा रहने दिया तो इसको यहां ना ऐड करें ना, यहां ऐड कर दें थोड़ा सा नीचे करके, लेकिन इसका नाम रख दें डिविडेंड नहीं, टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड। 4 को ऐड करें लेकिन थोड़ा नीचे लाके। अगर 4 को इधर पड़ा रहने देंगे तो क्या मसला होगा, इस पर जनरल रेट लग जाएगा। तो 4 इंटू बाकी इसके ऊपर क्या चीजें आएंगी वो आपको नजर आ जाएंगी अभी। तो मैंने मशवरा दिया था कि यही किया करें, हैंड रिटन पेज 3 आगे मैंने लिखवाया हुआ है जिस पे इसकी प्रैक्टिस करवाई थी एक दफा। तो वेन एवर टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग, प्रिपेयर अ टी अकाउंट, प्रिपेयर अ टी अकाउंट। असल में ये मसला कभी क्यों नहीं आता था, सारे ऊपर देखें, ये इतना लंबा मसला क्यों नहीं आता था। होता पता क्या था, सवालों में जितने मैंने आज तक कराए थे उनमें ये था, मैं आपको कहता था रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा, P&L में जाएगा 7, तो बस हम इनकम उल्टाते थे और रिसीव होता कोई नहीं था, तो ये वाली चीज आपको जहन में आती नहीं थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है आज के सवाल में रिसीव भी हो रहा है थोड़ा सा। पंजकम अप्रैल 2020 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज एक्वायर्ड, हमारे साल, पिछले साल नहीं, अल्लाह का शुक्र है। For a period of 4 years, annual lease rental of 40 million payable in arrears, interest rate is 10%. Under tax laws, lease rental are allowed. ये hard and fast rule है my dear. He should not have done. ये इसको नहीं बताना चाहिए था। एक ये hard and fast rule है
और एक ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल है, अगर सवाल में और कुछ ना लिखा हो, ये दोनों, हाँ इन दोनों के अलावा मुझे सवाल में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा। मतलब ये है कि ये रूल अगर कभी ना भी बताए तो बाय डिफॉल्ट टैक्स वाले प्रोविजन को भी नहीं मानते, और टैक्स वाले लेसी के केस में कहते हैं क्या माइनस कर लो, रेंटल्स माइनस कर लो। ये दोनों हार्ड एंड फास्ट रूल हैं जो मैंने आपको सवाल में हाईलाइट कर दिए हैं बॉक्स के अंदर डाल के। तो 40 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय, जवाब पीवी है ना। प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम यार, और बड़े काम करने हैं अब, इस पे टाइम लगवा रहे हैं आप। 126.7 79 126.8 यकम अप्रैल 2031 मार्च अगले साल पेमेंट होगी ना 12 पॉइंट पॉइंट जी, दो चीजों के नाम बता दें जो उल्टानी है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। लेकिन ये डेप्रिसिएशन जो 4 से डिवाइड करके आएगी या 4 ज़रब 9/12? यार इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि इस सवाल का P&L बना के देख लें पेपर में, जहन में। इस सवाल का अगर P&L आप जहन में बनाएं पेपर में, तो P&L में मेरे ख्याल से ये भी 9/12 जाएगा, फिंगर थंब अप्रोच, ये भी 9/12 जाएगा, और ये डिवाइड बाय 4 इंटू 9/12 जाएगा। हाँ, तो बस डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट 9 महीने का उल्टा दें। P&L तो लॉजिक बेस पे बनता है, उसमें कोई कैश अकाउंटिंग नहीं यूज होती, तो उल्टा दें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट इनटू और डेप्रिसिएशन और लेस कर दें रेंटल। क्यों पागल करा मेरे मुंह से बुलवाना, कोई पेमेंट ही नहीं है इस साल। वो क्या कह रहे हैं, रेंटल्स आर अलाउड ऑन पेमेंट बेस, हाउ मच आर पेड। वेल दैट्स द सक्सेस ऑफ ICAP, आई रियली अप्रिशिएट ICAP। ICAP कामयाब हो गया अफसाने में, 31/12/20 तक कोई पेमेंट ही नहीं हुई, तो रेंटल 0। अच्छा जी, अब अगर किसी को बैलेंस शीट बनानी भूल गई हुई है तो बस वो रिवाइज कर लेते हैं। ROU लीज लायबिलिटी इंटरेस्ट पेएबल, इजी मार्क्स तो लिया करें ना पेपर में, ये इजी मार्क्स हैं दोनों, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। उधर भी इजी मार्क्स हैं, ROU LL और इंटरेस्ट पेएबल। अब मैं कैलकुलेटर के बगैर करवा रहा हूं आप लोग। 126.8 माइनस 23.8 102.6। LL हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट कोई है ही नहीं, हमारे साल की डेट के नीचे लाइन लगानी पड़ेगी। यहां लाइन लग गई, ये करंट और ये नॉन करंट, दोनों को जमा करें। 99.5 और 27.3 120 इंटरेस्ट पेएबल। छोड़े, इधर फोकस करिए, वो काटेगी तो आप भी काट लीजिएगा। 9 पॉइंट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 9.5।
चलें नोट करें। डन। थोड़ी सी अच्छी रिवीजन होगी जरा लीज की। अच्छा यार पॉज करो। अच्छा नहीं ऐसी मैं मजाक कर रहा था, माशाल्लाह। अच्छा अब एक तो ये चीज़ों को रटा मारा जाए, एक है लॉजिक पे लेके चलें। अब सवाल ये है कि सवाल ये है करंट टैक्स वाले निकालने चलें। करंट टैक्स बताएं कितना? टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट 0.3। अब नीचे जगह खाली है ऑब्वियसली 0.6 को जमा कर दें बस। 117 पॉइंट सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। रेट नहीं लगाया और तेरी है। अच्छा जी रेट लगवाएं। टैक्स एट द रेट ऑफ भाई पिछला सवाल तो मजे का था, उसमें तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग मांगी हुई थी। ये सवाल मजे का है, इसमें क्या है? करंट टैक्स की वर्किंग मांगी हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2020 का रेट क्या है? 35%। एंड प्रायर ईयर्स, ना खत्म वाली स्टोरी, पता नहीं कब तक। However, this rate has been reduced by for 2021 5% से रिड्यूस हो गया। कितना हो गया? 30%। हमें 20 दिसंबर 20 को 20 में हमें 2020 में पता चल गया है कि 21 का रेट 30% है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इधर रेट तो नहीं नजर आ रहा? नजर आ रहा रेट? अच्छा मुझे बताएं 2020 में खड़े होकर, मुझे बताएं 2020 में खड़े होकर मैं हुकूमत को करंट टैक्स किस पे दूंगा? 2020 में खड़े होकर हुकूमत को करंट टैक्स किस पे दूंगा? ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 2021 का रेट मुझे पता चल गया तो मैं 2021 के रेट पे टैक्स दूंगा। 2020 के तो करंट प्रॉफिट्स पे करंट टैक्स रेट लगेगा ना? जी बिल्कुल। पहला सवाल मेरा, करंट टैक्स में कौन सा रेट लगेगा? 35। पिछले सवाल में ये फटा नहीं था, पिछले सवाल में सिर्फ डेफर्ड टैक्स था। अच्छा करंट ईयर के प्रॉफिट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह रेट क्या है? हुकूमत ने अगले साल से रेट बदला है जो हमें पता चल गया है, लेकिन हमारे साल का रेट तो नहीं बदला ना। हमारे साल का रेट तो कहीं नहीं बदला, अगले साल से रेट बदल गया है ना, तो हमारे साल का रेट तो नहीं बदला। हमारे साल करंट टैक्स 35 पे दूंगा और रिकॉन 35 पे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने इस साल के प्रॉफिट पे 35% रेट लगा के देखूंगा रिकॉन मैच करिए या नहीं। तो दो काम सुन लें, नंबर 1 करंट टैक्स भी 35% पे दूंगा और रिकॉन भी 35% पे बनाऊंगा। जो चीजें डेफर करके टैक्स देने हैं, करंट ईयर में नहीं देने, जो डेफर करके देने हैं, वो मुझे अगर रेट अगले साल का पता चल गया तो ठीक है, मुझे रेट अगले साल का पता चल गया तो ठीक है,
नहीं पता चला तो वो भी 35% पे करूंगा। तो 3 जगह मैंने 35 यूज करना था, करंट, रिकॉन और डेफर्ड। लेकिन आप मुझे अगर इस साल खड़े होकर अगले का रेट पता चल गया तो खाली करंट और रिकॉन को मत छेड़ें। करंट ईयर हुकूमत इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे 30% टैक्स देने देगी, तो ना करंट ईयर में मुझे 30% पे टैक्स देने देगी, ना रिकॉन में मैं 30% के अलावा और कुछ लगा, वो 35% के अलावा कुछ लगा सकता हूं। तो रिकॉन और करंट टैक्स में 35% चला जाएगा। सिर्फ डेफर करके जो मेरे टैक्सेबल और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, जब वो टैक्सेबल और डिडक्टेबल होंगे, वो टैक्सेबल और डिडक्टेबल हैं, ये डिडक्टेड हैं, ये टैक्स्ड हैं, वो टैक्सेबल और डिडक्टेबल पर। तो ये रेट जो पिछले सवाल में पता चला था मैंने यूज जरूर किया था, लेकिन वो भी डेफर्ड टैक्स के लिए किया था। तो इधर भी मैं ये रेट सिर्फ किसके लिए यूज करूंगा? तो प्लीज इस 35 को आप ले जाएं रिकॉन में भी, इस 35 को करंट टैक्स में भी ले जाएं। पॉज करो, जरा बदल दें। अच्छा, इसलिए उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया हुआ है। आगे टैक्स, हाँ 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 3 मंथ्स बाद पे होगा, लेकिन रेट्स तो हमारे साल वाले पे होगा ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता 3 मंथ्स बाद पे होगा। पर इन चक्कर में नहीं बढ़ना। टैक्स एट द रेट ऑफ, रेट तो हमारे साल के लगेगा ना जी, कमाया तो हमारे साल है ना। नोट में सीटी 41 पॉइंट। अब मैं नोट का फॉर्मेट नहीं बना रहा, हमने भी बहुत अरसे से छोड़ दिए हैं, पेपर में ही सोच रहे हैं किसी दिन बनाएंगे। अच्छा, अब वो तो मैं चले कर लेता हूं, फिलहाल जरा मैं डेफर करना चाह रहा था इधर। यार ये ना वो सॉरी जो मैंने आपको बताना था, आई कैप इस तरह कर रहा है। अब करंट ईयर, प्रायर ईयर और डीटी, तो थोड़ा मैंने आपको कहा कि इस फॉर्मेट पे चीजों को ले आए। फिलहाल करंट ईयर का बता दें, मादरत वो 41 पॉइंट, आप इधर ही डैश डाल के करंट ईयर लिख लें बस, प्रायर भी ले लेते हैं, छोड़ें। ओके, अच्छा भाई कोई सवाल में अब आपने प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, कोई सवाल में ऐसा तो नहीं लिखा हो कि 19 में खड़े होकर 20 का रेट पता चल गया था? वैसे भी अल्लाह का शुक्र है 19 में भी रेट 35 है और 20 में भी, तो इसलिए 19 की एज ऑन वर्किंग में परेशान नहीं होना आप लोगों ने। जब मैं 19 के साल में खड़ा होऊंगा तो मुझे पता भी है 35 रेट है, और ये भी कहीं नहीं लिखा हो कि मुझे अगले साल का पता चल गया, वैसे तो है भी सेम, तो इसलिए इधर कुछ ना सोचें, ठीक है? अगर कोई अकल इधर उधर जा रही है तो अगले साल रेट ही 30, फिर तो कोई मसला ही नहीं। डन? मैंने क्या बात की है प्लीज? 19 में खड़े होके, कुछ ऐसा सवाल में लिखा हुआ है कि 19 में खड़े होके मुझे 20 का रेट पता चल गया था, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना? और नहीं भी लिखा हुआ या लिखा भी हुआ है, इस बात को छोड़ें, रेट भी, तो फिर क्या मसला है? बस इसका अपना रेट लगाएं, डिफरेंस 165 18, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, टीटीडी डीटीडी, रेट 35%। चलिए जी, टैक्स 50, मोटे होके खराब हो जाता है बंदा, सॉरी, कितना कितना 6.3 DTA DTL किधर है? क्या चाहिए? अच्छा अच्छा, 50 क्या? छोटे को लगा दें टीटीडी डीटीडी पता चलाने में, आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर लें। छोटे को कहीं बोली जा, चुप करें, मेरा ही गलत ना हो जाए।
फीका पड़ गया टीटीडी डीटीडी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इंटरेस्ट पेबल है। थोड़ा सा खींच के इधर कर दें क्योंकि रेट भी लगाना है। और 20 में खड़े होकर अगर 21 का रेट पता चल जाए तो डेफर करके टैक्सेस 21 वाले रेट पे देने हैं। वो कितने परसेंट है? मेरे भाई डिविडेंड पे प्लीज 15%, प्लीज माय गाय, डिविडेंड पे 15%। गाफ वाली गाय, GUY वाले। बता दें हमारे साल खड़े होकर जब अगले साल का रेट पता चला करेगा तो सिर्फ कहां जाया करेगा वो? डेफर टैक्स की वर्किंग में। फोर्टी ये इसको मार दे यार, सारे देख रही हैं। आओ यार, 2-4 लगे। रजिस्टर पकड़ाओ अपना, रजिस्टर पकड़ाओ। खड़े हो जो सीट पे। किधर है अभी? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। जी 43.5 30 क्या 38.0 DT टोटल। बस अब थोड़ा सा मैस मच गई है, गंदा गंदा नोट किया, खैर है। टोटल बता दें बेटा। आ गया उसका यार, वो तड़प रही है, उसको मार दो ना। इतने प्यार से ला रहा है अपने पाँव के पास, अब मारेगा। 24.4 24.4 DTL DTA DTL। बस इस सवाल के बाद हम ख़त्म करें। अब आप लोगों ने बड़े शौक से ना टी अकाउंट बनवाना है मुझे। टी अकाउंट का ये ब्रॉड डाउन है और टी अकाउंट का ये 30% पे है, ये 35% पे। अब एक मसला होगा, वो शायद आपको याद हो। आज की क्लास की वजह से मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी, वर्किंग नंबर वट एवर इट मे बी, बस अकाउंट पे फोकस करें। ब्रॉड डाउन 1 जनवरी 20 एसेट है 50 पॉइंट अच्छा। नो आई नीड योर अल्टीमेट अटेंशन। ये अकाउंट किस साल के? 2020। अब जितनी एफर्ट करनी थी आप कर चुके हैं, अब सिर्फ इधर अटेंटिव रहना है आप लोगों ने। ये किस पे पड़ा हुआ है? 35% पे, ये 30% पे। रीकॉन में कौन सा रेट यूज करना है?
रीकॉन में कौन सा, भाई 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 नोट ना कर यार, उसको डेफर्ट एक्स वर्किंग नोट कर लें। मुझे बताओ रीकॉन में कौन सा रेट यूज करना है? 35। आज बीडी को नहीं छेड़ेंगे, आज सीडी को छेड़ेंगे। सर उन क्लासों में तो बीडी को छेड़े थे, इधर सीडी को छेड़ेंगे। सर मैं जरा क्लास के बाद आ रहा हूं, मुझे बताएं तो सही कि बीडी को कब छेड़ना है और सीडी को कब छेड़ना है। इसका जवाब आपको उसी क्लास में दे दिया था। हमारा पर्पस होता है रिकॉन्सिलिएशन वाले रेट पे लाना। तो आज असल में रीकॉन में जो रेट है वो कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीडी ऑलरेडी 35 पे है। तो मैंने किस साल का रीकॉन का रेट देखना है, जो मैंने साल इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इस साल का रीकॉन का रेट कितना है? करंट टैक्स और रीकॉन का रेट हमेशा बराबर होगा, इसमें अल्लाह का शुक्र है कभी इख्तलाफ नहीं होगा। जो करंट टैक्स का रेट है वही रीकॉन का रेट है। रेट बदल बस किसका सकता है? डेफर्ड टैक्स का। तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग हमने कर ली। अब सवाल यह है कि बीडी को छेड़ना है या सीडी को छेड़ना है, उसका जवाब दे दें। बीडी पड़ा हुआ है 35 पे, सीडी पड़ा हुआ है 30 पे। सिर्फ बताएं रीकॉन किस पे बननी है। अब आपने किसको किस पे लाना है? इस 30 को 30, बता दें 30 को 35 पे लाने के लिए इधर कुछ करें या इस साइड पे आ जाएं? इधर कुछ करना पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल से, और ये रिकॉन्साइलिंग आइटम एंड पे डालेंगे इंशाल्लाह हमारी रिकॉन मैच कर जाएगी। तो 20 अगर किस पे पड़ा हुआ है? 30 पे, तो मुझे 5 दे दो। डन। ये मैं कर लेता अगर ये 30 पे पड़ा होता। थोड़ा सा एक मसला है जो मेरी नजर में माइनर मसला है, थोड़ा सा एक मसला है कि ये सारा 30 पे नहीं पड़ा हुआ। इसमें जो 0.3 है ये 5 और इस पे 15 पे पड़ा रहने देंगे इंशाल्लाह। इसकी रिकॉन अलग बनेगी, वो हमें बनाने की आदत है। इसकी रिकॉन की टेंशन ना लें, इसकी रिकॉन आउट होगी। इसकी रिकॉन अलग से हम बनाते होते हैं, इसकी भी बनाएंगे इंशाल्लाह। इधर भी अलग रेट यूज हुआ है, इधर भी अलग रेट यूज है। इन दोनों की रिकॉन हम बना लेंगे, वो अलग बनती होती है, वो हमें पैटर्न याद है। मुझे याद है कभी कभी ये रेट डिफरेंट आता था, डेफर्ड या करंट में रिकॉन में जाता था। इसको रिकॉन में अलग तरीके से लेके जाने की हमें आदत है। अभी करूंगा मैं क्या, 24.4 30 पे नहीं पड़ा, 24.4 माइनस 0.3। 24.4 इज सम ऑफ दीज फिगर्स ना, तो 24.4 माइनस 0.3, तो दैट वाज अ माइनर प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, मादरत उसके लिए मैम। 24.4 माइनस 0.3, तो बेहतर है थोड़ी सी अकल लगा लें अगर अल्हम्दुलिल्लाह है तो। 24.4 माइनस 0.3। अच्छा 0.3 की माइनस करके सर कहां लेके जाने वो टेंशन ना लें, वो एंड पे जब रिकॉन बनेगी इसको उसको याद करा दीजिएगा। वो पहले भी लेके जाते हैं, इसलिए इसके मिस होने का चांस नहीं है। इसको फिलहाल यहां से निकालें कैलकुलेशन से, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5, थोड़ा इतने हो जा रहे हैं 4.0। अब dt नॉर्मल वाला बैलेंसिंग निकाल लें। क्या 0.3 को इंशाल्लाह कहां लेके जाना है वो मैं खुद बताऊंगा। नहीं बस इसमें कोई मसला नहीं। असल में पता है बात क्या है कि ये 30 पे पड़ा नहीं है, इसमें ये 0.3 ऑलरेडी सही फिगर पे पड़ा है। इसमें 0.3 पड़ा हुआ है, पहले तो ये एग्री करें, वहां से लेके आए हैं। इसमें 0.3 पड़ा है कैरी डाउन, और ये अगले साल 0.3 पे ही रिवर्स होना है, इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 24 सर या 4 में नजर मारें 0.3 पड़ा है और इसको मैं पड़ा रहने दे रहा हूं, इसमें मुझे कोई मसला ही नहीं है। 24 सर या 4 में 0.3 पड़ा है, इसको पड़ा रहने दें। लेकिन ये स्टेटमेंट ना देखिए 24 सर या 4 30% पे पड़ा हुआ है, ये मैंने सर्कल लगा के गलत लिखा है। ये 24 सर या 4 30% पे नहीं है, 24 सर या 4 माइनस 0.3 इज एट 30%। बहरहाल 0.3 की डिस्कशन अभी रिकॉन में क्लियर हो जाएगी। अब बैलेंसिंग निकाले जहां भी आ रहा है 23 पॉइंट। इसने पता है आपको कब हेल्प करना है, इसने बिल्कुल सवाल के एंड पे हेल्प करना है जब आपकी रिकॉन आउट हो रही होगी। तो इसने 4.02 डालेंगे, आप रिकॉन आपकी मैच कर जानी है। अच्छा
अब मुझे बताएं नोट में क्या जाना है, 23.08 माइनस कुछ या दोनों इस साइड पे हैं, तो इनको जमा करके लेके जाएं या नेट करके लेके जाएं, जमा करके। अच्छा खर्चे वाली साइड है या खर्चा उलट रहा है, ये खर्चे वाली साइड है इधर खर्चा उलट रहा है, दोनों को जमा करें। 23.08 प्लस 4.02, दोनों को प्लस कर दें, जो जवाब आए वो फिर अलग बहस है कि उसको प्लस करने या माइनस करने, वो अलग बहस है, दोनों को जमा करके देख लें। अब इधर आके डिसाइड कर लें कि ये खर्चे वाली साइड है या खर्चा उलट रहा है, तो नेगेटिव साइन यूज कर लें। 27.1। अब प्रायर ईयर भी बता दें कितना निकाला हुआ था, 3. चलें 3 मिनट दे रहा हूं मैं, रिकॉन्सिलेशन बना लें, फिर सम अप कर लेते हैं आज क्या सीखा। ओके अच्छा, आज ना मैं रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट बनाने लगा हूँ फाइनल, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें आ जाएंगी। पीबीटी कितना, कभी भी अगले या पिछले साल का टैक्स रेट यूज नहीं करना खुदा के लिए, हमेशा हमारे साल का टैक्स रेट यूज करना है। $17.5। आज मैं मैक्सिमम चीजें डालने लगा हूं जो आज सवाल में नहीं है, वो भी ऐड करना है डिडक्शन नॉट अलाउड को, प्लस 0 माइनस करना है एग्जेम्प्ट इनकम को, -0 लेस करना है सेपरेट रेट, चाहे करंट टैक्स में हो चाहे डेफर्ड टैक्स में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार इंटू 20%, 15 लगना था, 35 लगा दिया, ये देखें ना, ये वाला 4, अब ये 6 में से 4 मैंने कहा था इधर चला गया, और 6 में से 2 इधर चला गया, तो करंट में भी जहां अलग रेट लगा है और डेफर में भी जहां अलग रेट लगा है, तो वो जो 0.3 माइनस होकर निकल रहा था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कहीं और हम उसको देख लेते हैं। तो 4 इंटू 20% और 2 इंटू 20%, इस 30 से कंपेयर नहीं करना खुदा के लिए, इससे कंपेयर किया करना है, पुरानी चीज है ना बोलने, इस 35 से कंपेयर किया करना है बस। तो सारे प्रॉफिट्स पे क्या लग गया, 35, इसमें 6 का डिविडेंड भी पड़ा था, हालांकि 4 के डिविडेंड पे 15% लगना था और 2 के डिविडेंड पे भी 15% लगना था, तो सेपरेट रेट 2 जगह पे लगा। करंट टैक्स में कितना, 4 इंटू 20%, डेफर्ड में कितना, इसको भी शक आप
डिविडेंड रिसीव्ड लिख लें और इसको डिविडेंड रिसीवेबल। जी 4 इंटू और 4 इंटू ओके। अब है इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। ये ना जनरल रेट का होता है, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। इसके साथ मैं ऐड या लेस नहीं लिख रहा क्योंकि इसका प्री सेट फॉर्मेट नहीं है, ये टी काउंट बताया करेगा। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज ये खर्चा या खर्चा उलट रहा है 4.02 4.02। एक और चीज आती है अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। इसको खुशी के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। ये आज सुबह और कल वाली क्लास में हुआ था, अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। अल्हम्दुलिल्लाह नोट का फॉर्मेट पूरा हो गया। बस टैक्स प्रायर ईयर, यहां मैंने देखा आई कैप जो है ना करंट का लफ्ज़ नहीं लिख रहा, यहां टैक्स प्रायर ईयर का लिख रहा है। टैक्स प्रायर ईयर 3.5 18.23 फर्क पड़ गया, कोई नहीं, देख लेते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी। कहीं वो पॉइंट्स का डिफरेंस आया होगा, वो कोई मसला नहीं। लॉ में दिखा दूं पॉइंट्स का डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये कोई प्लस माइनस में मसला हुआ होगा, नहीं किताब से दिखा दो। भाई सिर्फ एक नई चीज़ सवाल में सीखी थी, हमारे साल खड़े होके अगले साल का रेट पता चल गया। अच्छा हाँ, वो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस या डिसअलाउ है ना, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस नॉट अलाउड है ना, डिडक्शन नॉट अलाउड माय डियर, सारे माशाल्लाह मेरे जैसे बैठे हैं। इंटरटेनमेंट डिडक्शन नॉट अलाउड, बोलें कितने? 7 इंटू, जी बोलें 2 पॉइंट, फिर और ज़्यादा आउट हो जाएगी तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने, तो टैली करेंगे इंशाल्लाह। टोटल बता दें, चेंज करते रहें बिस्मिल्लाह पढ़ के, बी क्विक जल्दी करें। इल 11 पॉइंट, नहीं नहीं 18.23, ये तो पहले भी यही आ रहा था, तो इसका मतलब है किसी ने 2.45 डलवा के करवाया हुआ था। ठीक है कोई नहीं, ये क्या क्या सीन हो रहा है, सोल्यूशन से देख रहे हैं या ये 2.45 डाला हुआ था जिसने टोटल करवाया था? बंदा हाथ खड़ा करे जिसने टोटल करवाया था। 3.5 क्या होने? हाँ 3.5 प्लस होने, क्योंकि ये खर्चा है। जी आप जवाब कितना आ रहा है? 18.23। जवाब कितना आ रहा है? कैलकुलेटर पकड़ के मुझे बता दो। ये तो खर्चा है ना, ये तो ये देखें, ये तो खर्चा है ना, ये खर्चा इधर भी खर्चा ही था 3.5। टोटल बताएं जल्दी। हैं 14, इधर किताब में 18 आ रहा है, ये 17.5 भी हमारा सही है, 2.45 भी हमारा सही है, 1.2 भी हमारा सही है, -4 भी सही है, +3.5 भी सही है, तो भाई 18.25 आ रहा है, पता नहीं किताब में तो इस 0.02 की वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा।
18 पॉइंट, वो आपको पता है, लग शुक्र है हम फिगरें जो मर्जी चेंज कर लें, जवाब हमारा 18.23 आना है जो सुबह का आ रहा था। अब तो 18.23 आ रहा है ना, ठीक है। अब उधर जाके देख लेते हैं, इधर जाके देख लेते हैं उधर क्या मसला है। 18.23 आ गया, डन। अच्छा गलती क्या हुई थी हमारे से? दो गलतियां हुई थी। नंबर 1, गलती से सीख लिया ना, क्या सीख लिया? एक तो वो जो हमने इसको रेड से नहीं लिखा था यहां, वो जो आदत पड़ी हुई थी रेड से लिखने की, एक ये गलती हुई थी। और दूसरी दीवानगी के अंदर इसको नेगेटिव कर दिया था, हालांकि ये खर्चा है। अच्छा अगली चीज, इधर तो इधर 41.9 है कोई राउंडिंग ऑफ की वजह से, और इधर 27.15 है। तो 41.9 इधर क्यों आ रहा है उसकी फिर तफसील को देख लेते हैं। इधर 118 है, 50 20 12 4 7 5 6 9 पॉइंट, अच्छा ये 9.5 और 23.8 नहीं लिया हुआ, इसको 24 लिया हुआ है और इसको 10 लिया हुआ है। अब ये काफ़ी ज़्यादा राउंड हो गया, तो इसको 10 और 24 लिया हुआ है, जिसकी वजह से फिर आगे सारा हुआ हुआ है इस वजह से। तो कोई मसला नहीं, आपको मैं आसान तरीका कराने लगाऊं। ये क्या है? 18, और ये क्या है? 18। ओके क्लोज करते हैं जी, लेकिन 2-3 मिनट दे दें, इंपॉर्टेंट बात, 10 मिनट रह गए नमाज में। जरा तसल्ली से बात सुननी है आपने, कंक्लूड करें, और इस सवाल को आप लोगों ने करके आना है। फिर मैं पास पेपर का क्वेश्चन 5 बताऊंगा कि उसमें क्यों नहीं ऐसा किया था, मुझे याद कराना है। कल मैं पास पेपर का क्वेश्चन 5 आपको बताऊंगा, उसमें क्यों नहीं ऐसा किया था, ठीक है। इसमें करना क्या है ये सुन लें। हमारे साल खड़े होकर बोलें आगे, अगर अगले साल का रेट पता तो करंट टैक्स की वर्किंग में गवर्नमेंट तो अभी हमारे साल का टैक्स ही मांगेगी, और रीकॉन में भी हमारे साल का रेट ही लगेगा। लेकिन जो चीजें डिडक्ट नहीं, डिडक्टेबल और टैक्सेबल हैं, उनका क्या करना है? उन पे फिर तो डेफर टैक्स में आपने वो लगा दिया। इसके बाद इधर अल्लाह का शुक्र है कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इधर रेट क्या लगा? 35, इधर 30, रिकॉन 35। तो मसला इसमें है, तो इसको 30 से उठा के 30, फायदा ये होगा इन दोनों को जमा करेंगे तो 35 टाइप चीज बन जाएगी, लेकिन ये भी मसला है इसमें माजरत। तो बस इट वाज सो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये प्लीज रिकॉन का फॉर्मेट है, फॉर एवर इसको नोट कर लीजिएगा। और एक चीज मैं इसमें और डाल दूं, ये ब्रैकेट में ये फिगर कभी प्लस हो सकती है कभी माइनस, और ये वाली फिगर भी कभी प्लस हो सकती है कभी माइनस। बाकी साइन अल्लाह का शुक्र है हमने सही यूज किए हैं। अब इसकी जरा तस्वीर खींच ले, ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।